नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये आधुनिक भारत इतिहास की पूरी सीरीज चल रही है, उसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 1943 के बाद की जो घटनाएं हैं उनमें क्या क्या देखा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। तो इससे पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की मैंने पूरी पृष्ठभूमि, पूरे कारण, सब कुछ बताया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। हुआ क्या था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने उसका आह्वान किया और लोगों को बताया कि किस तरीके से, किस रणनीति के तहत हमें काम करना है, उसके अगले दिन ही 8 अगस्त को ये बात होती है और उसके अगले दिन ही क्या हो जाता है कि सारे महत्वपूर्ण नेता, जो प्रथम पंक्ति के नेता जिन्हें कहा जाएगा, वो सभी के सभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद सरकार द्वारा गांधी जी पर दबाव बनाया जाता है कि आंदोलन की हिंसा की वो निंदा करें। अच्छा देखिए, ये बात यहाँ पे क्यों आई? क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा को वरीयता नहीं देते थे। हमेशा उनका मानना था कि हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम अहिंसा को ही मान्यता देंगे। लेकिन 1942 के आंदोलन में गांधी जी आकर कहते हैं कि करो या मरो, अब हम या तो मरेंगे या फिर हम कुछ कर जाएंगे। अब हम किसी भी तरीके से भारत की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ब्रिटिशर्स हैं, अब इन्हें हमें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अब भारत गुलाम नहीं रहेगा। तो उसके लिए कोई भी, जो भी आपको अपनाना है, जिस तरीके से भी अपनाना है, आप वो काम करेंगे। मतलब ये आह्वान जनता को कर दिया गया था। इसी के बाद अब ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि इतना ज़्यादा आंदोलन प्रगति पकड़ रहा है और सारे जनता इसमें सामने आ गई है, हर वर्ग इसमें शामिल हो गया था, चाहे वो निचला वर्ग हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, मजदूर हो, नेता हो, हर छात्र हो, हर तरीके से सभी का सभी, जितने भी लोग थे, उन सभी का समर्थन 1942 के आंदोलन में मिल रहा था। अब ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल नागवारा गुजर रही थी कि भाई, जब नेता गांधी जी ने कोई अपराध तो किया नहीं था, तो उनको दंड देने की बजाय बिल्कुल इस तरीके से नज़रबंद कर लेते थे कि वहां से कोई भी प्रतिक्रिया वो ना दे पाए। अब वो चाह रहे थे कि भाई किसी भी तरीके से जो हिंसा है उसको गांधी जी क्यों समर्थन नहीं कर रहे। ये वही व्यक्ति है जब 1922 में चौरी चौरा की एक घटना की वजह से पूरे देश में जब आंदोलन इतनी तीव्र गति पकड़ रहा था और उसको स्थगित कर दिया जाता है, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों गांधी जी इन चीज़ों की निंदा नहीं कर रहे हैं? लेकिन इस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा उल्टा, और क्या कहा कि खुद ही जिम्मेदार हो, सरकार की दमनकारी नीतियों का ही ये विरोध है जो ये हो रहा है। फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। किस लिए शुरू किया था उन्होंने ये चीज़? कि जो दमनकारी नीतियां सरकार अपना रही थी ना, इसके विरोध में गांधी जी ने कहा कि जो तुम्हारी खुद की दमनकारी नीतियां हैं ना, आज उन्हीं का परिणाम है कि भारत इतनी हिंसा पर उतर आया है और भारत का हर युवा इतनी हिंसा दिखा रहा है। इसी के लिए जब ये सारी चीज़ें अंग्रेजों की तरफ से आई, गांधी जी ने कोई उसका विरोध नहीं किया, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? दमनकारी नीतियां अपनाई। दमनकारी नीति अपनाई तो इसके विरोध में गांधी जी को लगा कि मतलब इतने आहत हो गए वो, उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं पूरा, उन्होंने 1943 में 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। उनको लगा ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें, जनता में आक्रोश फैल गया और देश भर में आंदोलन व्यापक रूप से फैल चुका। गांधी जी के उपवास के कई उपलब्धियां हासिल हुई। जब भी कोई नेता जेल में रहकर उपवास करता था और उसकी स्थिति बिल्कुल मरने जैसी हो जाती थी, तो कुछ ना कुछ उससे सरकार को झुक के कुछ ना कुछ आगे करना पड़ता था। होता क्या था कि जब कोई महत्वपूर्ण नेता इस तरीके के कदम उठाता था तो ब्रिटिश सरकार उससे डरती थी। डरने का मतलब ये नहीं कि क्या कर लेगी, डरने का मतलब ये था कि जनता बहुत ज़्यादा विरोध पर उतर आती थी और भी ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो जाता था। अब क्या उपलब्धियाँ हासिल हुई? जनता का मनोबल खूब बढ़ा कि भाई गांधी जी हमारे समर्थन में हैं। ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और भी सामने दिखने लगी। जितना ये चीज़ें थी, सारी जनता एक तरफ से मिलके सब बिल्कुल आंदोलन में समर्थन कर रहे थे, हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और भी सामने दिखी। राजनीतिक गतिविधियों के संचालन का नया अवसर प्रदान किया गया। जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी उनके संचालन में क्या हुआ? एक नया अवसर। लेकिन अब होता क्या था, ब्रिटिश सरकार भी बड़ी परेशान हो जाती थी। उसको लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया, ये लगातार अगर उपवास करेंगे और अगर कहीं इनकी मृत्यु हो गई तो हम क्या करेंगे? वो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। उन्होंने क्या करा
कि कुछ भी करो, गांधी जी को अपने विरोधियों को, और उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है इस बार चलो मरी जाने दो। यही हुआ कि हमारी समस्या का सबसे बड़ा जो समस्या कंटक है यही खत्म हो जाएगा। गांधी जी किस तरीके से मर जाएंगे जेल में, उपवास होगा इनका, जो होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन इन्हें जाने दो। क्योंकि किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार कभी भी सत्ता का हस्तांतरण करना नहीं चाहती थी, चाहती ही नहीं थी भारत को आज़ाद कराना, आज़ादी देना। तो गांधी जी ने लेकिन फिर क्या किया, अपने विरोधियों को मात दी और इन्होंने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मतलब गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया और वापस से जनता का फिर से समर्थन किया। इन सभी के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और आता है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। इसमें क्या है भाई, सीधी सी बात ये आती है कि लीग और कांग्रेस, ये लीग ने इतना हर जगह परेशान किया। अगर हम मतलब अपने हिसाब से देखेंगे या फिर राजनीति के हिसाब से देखो, लीग और कांग्रेस इतना ज़्यादा बड़ा मुद्दा था कि जितना ब्रिटिश मुद्दा थे उतना ही बड़ा लीग था। मतलब पहले आज़ादी तो मिली नहीं है, लेकिन पहले इन्हें विभाजन चाहिए। तो लीग हमेशा इस बात पर अडिग रहती थी कि हमें तुम आज़ादी दे दो, बाकी तुम जो हो सो करो। अच्छा, एक चीज़ और थी, उन्हें ये डर था लीग को कि अगर ब्रिटिश सरकार ने अगर भारत को संघ के रूप में आज़ादी दे दी और एक संघ बन गया तो हमारा क्या होगा, बाद में तो ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, हमारे हित जो हैं वो बिल्कुल सरे से नकार दिए जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो होता नहीं है जिद्दी बच्चा कि कुछ भी हो जाए, पहले तुम बाद में बंटवारा होगा, सब कुछ बाद में होगा, लेकिन पहले हमारी स्वतंत्रता की बातें निश्चित करो कि हमें स्वतंत्र करोगे और तभी हम इस हर चीज़ पर राजी होंगे। तो भाई ब्रिटिश सरकार, लीग तो इस तरीके का बिहेव कर रही थी, आज़ादी मिलेगी तो इसी शर्त पर मिलेगी कि भाई हमें भी अपना एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। उन्हीं सब बातों को लेकर इतने सारे मिशन आए, इतनी सारी जो सुधारवादी नीतियां बनती रही, बहुत सारे काम हुए, आखिरकार वो सब जाके एक ही एंड में बात खत्म होती है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसी बात पर लास्ट में आज़ादी मिलती है कि भाई 2 राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो राजा गोपालाचारी जो फॉर्मूला था उसने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में कहें तो द्वै राष्ट्र के सिद्धांत को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप में मान लिया था। 1944 में ये फॉर्मूला आता है जब इतने ज़्यादा गतिरोध चल रहे थे। अच्छा, आज बैठ के ये सिचुएशन सोचना कि क्यों पाकिस्तान के लिए हाँ कर दिया, हो सकता गलत हो या हो सकता सही भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस समय की सिचुएशन जो रही, जो हम आज पढ़ते हैं, जो आज हम समझते हैं, उन चीज़ों पर अगर हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि शायद उस समय की सिचुएशन जो थी, आज की तरह ही अगर राजनीति होती होगी तो बिल्कुल कुछ चीज़ें गलत होंगी, और अगर एक बिल्कुल अच्छी राजनीति होती होगी तो शायद कुछ चीज़ें सही भी होंगी। क्योंकि कई कई जगह पर ये देखा गया है या मैंने पढ़ा है कि खुद वल्लभ भाई पटेल कहते थे गांधी जी से, उन्होंने कहा कि पूरा हाथ, अगर आपका एक हाथ में अगर आपके कोई घाव हो गया है और अगर वो सड़ रहा है तो बेहतर है कि पूरा शरीर सड़े, इससे अच्छा होगा कि आप उस हाथ को ही काट दें। तो पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने यही बात कही थी कि लीग इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि उन्होंने कहा कि आज ये हम इसे अगर अलग कर देंगे तो ठीक रहेगा, कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे भारत में जो हमारा एक सपना है वो पूरा का पूरा चूर हो जाए। और अगर हम इनके सिद्धांत को मान लेते हैं कि चलो अगर हम विभाजन नहीं करेंगे तो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे चलकर ये खड़ी करेंगे, क्योंकि जो बीज बो दिए गए थे सांप्रदायिकता के वो कभी खत्म होने वाले नहीं थे। वो तो खैर आज भी खत्म नहीं हुए, और मुझे लगता है जब तक राजनीति है तब तक ये शब्द कभी भी हमारी राजनीति से नहीं जाने वाले हैं। हालांकि ये थोड़ा टॉपिक से हटके हो गया बात, चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो इतने ज़्यादा जो गतिरोध चल रहे थे तभी कांग्रेस के एक बड़े नेता राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत तौर पर कुछ सुधार की कोशिश की और कुछ सुझाव दिए। उन्हीं के नाम पर इनको जो कहा गया है राजगोपालाचारी फॉर्मूले के नाम से इसको जाना गया। यह फॉर्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही एक तरीके का प्रस्ताव था, और इसमें गांधी जी ने इस फॉर्मूले को समर्थन दिया था। यही बात एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोग कहते हैं कि बंटवारा गांधी जी के कारण हुआ, या लोग इस बात को मानते हैं। अब कुछ विशेषताएं हैं इसमें, देख लीजिए क्या थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, मतलब मुस्लिम लीग के सामने एक कंडीशन रखी गई कि भाई तुम भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करो, अंग्रेजों के सामने ये मत दिखाओ कि तुम्हें पहले अलग एक राष्ट्र चाहिए है, पूरे सब मिलकर एक बार भारत को स्वतंत्र तो होने दो। दूसरी बात,
प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस को सहायता करी। मतलब प्रांतीय जो सरकारों बन रही थी कांग्रेस की प्रांत में, उन सभी का मुस्लिम लीग समर्थन करे और उनके लिए कोई भी आपत्ति या कोई भी परेशानी ना खड़ी करे। दूसरी बात, युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। समझने की कोशिश करिएगा, इस चीज को मैं पूरा समझाती हूँ। उन्होंने कहा कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो जो जगह ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है या जहां पर हिंदू बहुल आबादी है, जो भी जिस तरीके की आबादी है, उस आबादी में रहने वाले उन लोगों से बात पूछी जाएगी कि क्या आप भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं। जबकि मुस्लिम लीग क्या कहती थी? मुस्लिम लीग एक अपनी अलग ही राग रखती थी। वो कहती थी समस्त मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व एक पार्टी कर रही है, वो है लीग, और जो हिंदुओं का समर्थन कर रही है वो पार्टी है कांग्रेस। ये बात जिन्ना के दिमाग में बैठी थी या ये घर कर गई थी। तो वो इस तरीके से चाहते थे। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। मतलब किस किस के बीच? लीग और कांग्रेस के बीच ऐसा कुछ समझौता हो जाए। ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर देगा। इस चीज को अगर पूरी तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली जाएगी, भारत को पूरी तरीके से सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, उसके बाद हम मिलकर आपस में ये चीज डिसाइड कर लेंगे कि किसके हाथ में क्या क्या रहेगा। दो ही राष्ट्र का तो कोई बात ही नहीं करी गई, लेकिन जहां ये कह दिया गया था ना कि जनमत संग्रह करा लेंगे, तो जनमत संग्रह का मतलब था कि लीग कह रही थी कि हम पूरे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे जो हमने कह दिया वही सारे मुस्लिम इस बात को मानेंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये बात मान ली गई थी कि ठीक है, हम मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की व्यवस्था कर देंगे या हम इस तरीके का कोई प्रावधान कर देंगे। अब इसमें लीग ने क्या कहा? लीग का इस बात में पक्ष था। हर बात में लीग तो किसी बात में मानती ही नहीं थी, कुछ ना कुछ तो उसको हमेशा पंगा ही रहता था। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार कर ले। अच्छा, जो होता नहीं है कि उनको लग रहा था तुम कांग्रेस जो है क्या बड़ी पार्टी है या कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं था। उस पर सीधा सा ये मकसद था कि भाई मानो ना इस चीज को कि तुम दो रास्ते, एक तुम्हें मिलेगा एक हमें मिलेगा, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, हमें रहना ही नहीं है भारत में। इस तरीके का उनका एक बिल्कुल सोच बन गई थी। इसी मांग की पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए। पहले फॉर्मूले में क्या कहा गया था? वहाँ की जो भी जनता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी जनता हो, सभी को मत देने का अधिकार होगा और हम जनमत संग्रह कराएंगे। लेकिन ये लीग वाले भाई साहब कह रहे हैं, इनने कहा नहीं, केवल मुस्लिम को ही मत देने का अधिकार हो, बाकी कोई नहीं मत देगा, ना कि पूरी जनसंख्या, केवल मुस्लिमों को यह अधिकार दिया जाए। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार का भी विरोध किया और यह भी कहा कि एक सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं है, इस पर हम कतई नहीं मानेंगे। नहीं माना भाई। अब कांग्रेस ने भी क्या कहा? कांग्रेस ने कहा भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी। हालांकि कांग्रेस फिर भी ये कह रही थी कि ठीक है, अगर भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम लीग के लिए भी कुछ सहयोग प्रदान करेंगे। वीर सावरकर ने गोपालाचारी फॉर्मूले की तीव्र आलोचना की। उन्होंने क्यों आलोचना की? क्योंकि इसमें पहले हल्का सा ये मतलब दिया गया या कहा गया फॉर्मूले में कि हम मुस्लिमों के लिए एक अलग से क्षेत्र निर्धारित कर दे रहे हैं और वहां पे हम जनमत संग्रह करा लेंगे। इससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि भाई कौन जाना चाहता है और कौन नहीं। तो राजगोपाल इन्होंने कहा, सावरकर ने कहा कि ये एक बिल्कुल गलत बात है और इनके फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा आलोचना की इन्होंने। इसके बाद क्या होता है कि देश के विभाजन में देसाई लियाकत लीग समझौते, इनके बीच में कुछ समझौता कराने की कोशिश करेगी। हर बार जो गतिरोध होते थे कोई ना कोई तो बात ऐसी बनती थी। कांग्रेस की तरफ से देसाई और लीग की तरफ से जो थे लियाकत अली, इनको फिर से मिलाया गया और फिर एक समझौते की स्थिति बनने को तैयार होती। लेकिन होता कहाँ था समझौता? फिर कोई समझौता नहीं हुआ और विभाजन की बात और अधिक पुष्टि हो गई। अब ये सारी चीजें जो गतिरोध चल रहे थे, उसके बाद एक और आती है भाई बेबेल योजना। जब लीग आपस में लड़े जा रहे हैं, कांग्रेस आपस में लड़ रही है, ब्रिटिश सरकार एक अलग अपना रवैया अपना रही है, दोनों के साथ एक समस्या ये है कि वो
उसको नहीं छोड़ना चाह रहा, वो उसको नहीं छोड़ना चाह रहा। भारत चाह रहा था कि पाकिस्तान अलग ना जाए, और ब्रिटिश चाह रही थी कि पूरे भारत अगर अलग ना जाए मेरे हाथ से। कहीं ज़्यादा विभाजन हो गया तो अगर, क्योंकि उसकी मंशा कभी भी ये नहीं थी कि हम पूरी तरीके से भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ये पूरे गतिरोध चल रहे थे, बहुत सारी इसके पीछे की पृष्ठभूमि है और बहुत सारी बातें हैं। उसके चलते अब बेबेल योजना आई। बेबेल योजना में भी क्या होता है, मई 1945 के अंत तक द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हो गया था, मतलब होने पर था एक तरीके से। अभी भी जापान के आक्रमण का भय अभी भी ब्रिटेन पर बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार यह चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरीके से हल कर दिया जाए। अगर ये संविधान चाह रहे हैं तो कैसे भी करके, इसको होता नहीं है जब बहुत ज़्यादा किसी बात से परेशान हो, कहीं पर भी हो, तो कहते हैं बस इसका सल्यूशन मिल जाए कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन क्या सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे ये अभी तक। इसलिए वायसराय लॉर्ड बेवेल से यह कहा गया कि वो इस संबंध में भारत के नेताओं से मिलें और विचार विमर्श करें और समझौते का पूरा प्रयास करें। प्रॉब्लम तो ये थी ना, अगर केवल ब्रिटिश से भारत को लड़ना होता तो कोई बात नहीं थी, चलो कांग्रेस मिल रही थी, ब्रिटिश भारत जो बोलता या कांग्रेस जो बोलती, समझौता हो जाता। लेकिन लीग अलग राग अलापती थी, कांग्रेस अलग राग अलापती थी, सबके अलग अलग विचार थे, बहुत सारी और भी छोटी मोटी पार्टियां थीं, राजे रजवाड़े सब अलग थे, एक ही चीज़ से नहीं लड़ना था, तो बहुत सारे मतभेद आते थे बीच बीच में। अब क्या किया गया, जून 1945 में सभी कांग्रेस के नेता जो थे उन सबको रिहा कर दिया गया। बहुत हुआ जेल में रखना, अब सबको क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया, सबको बाहर छोड़ दिया गया। योजना अब क्या थी, सरकार की ओर से जब तक नया संविधान ना बने वायसराय की कार्यकारिणी की पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया, इसी उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड बेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इसे हम शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1945 में हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। अब बेवेल योजना के मुख्य बिंदु क्या है, जान लेते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय। पहले क्या होता था, एक भी भारतीय नहीं होते थे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल था, जब हिंदू बहुल आबादी है तो कैसे पॉसिबल होगा कि हिंदू और मुसलमान की संख्या बराबर हो पाएगी। जिसकी आबादी ज़्यादा होगी वही लोग ज़्यादा होंगे ना उसमें कार्यकारिणी में शामिल या परिषद में शामिल। तो ये बात पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। जो 1935 का अधिनियम था वो क्या करेगा, अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगा। यद्यपि गवर्नर जनरल का जो विशेषाधिकार था उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। अभी भी क्या, गवर्नर जनरल का अधिकार जो है वो अभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन परंतु उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा, उसका कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आहूत की जाएगी। जितने भी राजनीतिक दल होंगे उनकी एक सभा बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति की जा सके, एक सर्वसम्मति सूची प्रस्तुत की जा सके। ये सारी चीजें आई। इस बात की पूरी संभावना रखी गई कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होती है, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ये इस तरीके की बात किसने की, ये की गई पूरी बेबेल योजना में। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितनी, मतलब जिन्ना जो था ना बहुत अजीब बातें करता था। कांग्रेस ने यह कहकर बेबेल योजना का विरोध किया। इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। अच्छा, कांग्रेस भी अपनी छवि बनाए रखना चाहती थी। वो चाहती थी कि क्यों मुसलमानों से अलग कर दोगे तो केवल यही होगा कि सवर्ण हिंदू ही बस बचे इसमें, तो वो भी इस बात के लिए एग्री नहीं थी। बाद में इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी और अच्छा लीग ने परफॉर्म किया और जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है 1945 और 46 के चुनाव में। इस समय पर पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लीग ने इनफैक्ट, जो कि 1937 के चुनावों को बिल्कुल पलट दिया गया था। काफ़ी कुछ इसने बहुत अच्छा रोल यहाँ पर प्ले किया। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को हिट करें और
बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो में जितने भी मैं वीडियोस डालती हूँ उन सभी से आप जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।